जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग गोधुली का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग सारांश देखेंगे। पाठ का सारांश मतलब समरी देखेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या है, मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। और साथ ही हम लोग शाम को या फिर कल सुबह इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे और 1-2 दिन के बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप अभी तक हमारे पीडीएफ नोट्स को परचेज नहीं किए हैं तो आप हमारे पीडीएफ नोट्स को भी परचेज कर लीजिए। मात्र 2 दिन का और ऑफ़र बचा है, मात्र 2 दिन का ऑफ़र बचा है और सिर्फ आपको 29 रुपये में आपको पूरे 10th क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप जल्दी से परचेज कर लीजिए। हमारा नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे पास कॉल या व्हाट्सअप कीजिए और हमारे पीडीएफ नोट्स को परचेज कर लीजिए। आइए दोस्तों, अभी हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर हेडिंग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश मतलब समरी बारे जानेंगे या फिर लाइन एक्सप्लेशन करेंगे, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेशन। तो देखिए दोस्तों, शुरू में क्या यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। देखिए, यह जो अंबेडकर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण है वो इनहेलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है, जिसका ललई सिंह यादव किसने ईस्वी में किए? 1936 ईस्वी में ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया और ये जाति के भेद पर क्या है ये बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इस आधुनिक युग में जातिवाद को समर्थन देने वाली कोई कमी नहीं है। वे विभिन्न तर्कों के आधार पर जातिवाद का समर्थन करते रहते हैं। जातिवाद के उन समर्थकों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए विभाजन का कार्य बंटवारा करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जाति श्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मतलब जैसे जो जाति के आधार पर क्या श्रम को बांट देना ही जाति प्रथा कहलाता है। जैसे कि कोई अगर धोबी होगा तो सिर्फ कपड़ा धोएगा, कोई नाई होगा तो सिर्फ बाल काटेगा, कोई लोहार होगा तो सिर्फ लोहा पीटेगा, लोहा का काम करेगा, कोई सोनार होगा तो वो सोना का काम करेगा। ऐसे बांट देना क्या है कार्य कुशलता के आवश्यक है। और जाति प्रथा कार्य विभाजन का दूसरा रूप है। और जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा कार्य विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसीलिए उनके अनुसार जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसके जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। परंतु सच तो यह है कि जाति प्रथा काम का बंटवारा करने के साथ साथ लोगों का भी बंटवारा करती है, यह भी सत्य है। देखिए दोस्तों, ये बात भी सत्य है कि जैसे अगर कोई बड़े जात का होगा तो बड़े जात के मतलब छोटे जात को नीचे समझेगा, फिर उसको मतलब जैसे चमार हो गए, धोबी दुसादी, ये सब छोटे जात के होते हैं तो इनको क्या हमेशा नीचा देखेगा। बड़े जात जैसे पंडित भुंजार ब्राह्मण इत्यादि तिवारी लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बड़े समझते हैं और छोटे लोग को छोटे समझते हैं। तो यह इसलिए भी यह सत्य मतलब ये अच्छा नहीं है। इसके कारण समाज के विकास के लिए कार्य को बंटवारा भी आवश्यक है। देखिए, समाज के विकास के लिए कार्य को भी बंटवारा आवश्यक है, समाज के कार्य के लिए समाज से। परंतु समाज का विकास तभी संभव है जब यह कार्य विभाजन किसी जाति आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तियों की योग्यता, रुचि और उसकी कार्य कुशलता और निपुणता के आधार पर है। देखिए दोस्तों, ये कब अच्छा है? जब सिर्फ कार्य के लिए विभाजन किया जाएगा तब अच्छा है, और जाति के लिए बांटना वो अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि ऊंच वाले ऊंच जात के, निम्न जात वाले निम्न जात, ऐसे ये गलत है। सिर्फ कार्य के लिए कि हाँ आप लोहार हैं तो लोहा का काम कीजिए, आप धोबी है तो धोबी का, अगर आप दुसाद है तो मतलब जो भी है, सोनार है तो सोना बेचिए, ये ठीक है। परंतु जाति के आधार पर नीच भेदभाव करना ये सबसे खराब बात है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय समाज की जाति प्रथा की एक यह भी विशेषता है कि कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती है, बल्कि समाज में पहले से ही विभाजनों वर्गों तथा अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, काम हम नहीं करते हैं, वो छोटे लोग से काम कराते हैं जो छोटी जाति के होते हैं, के आधार पर विभाजन करते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का बेटा
वेद पुराणों की का ही अध्ययन करेगा। जैसे ब्राह्मण का बेटा जो होगा वो क्या, वेद पुराण मतलब वही सिर्फ पढ़ेगा, बाकी जो छोटे व्यक्ति होंगे वो नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन करेगा। क्षत्रिय का बेटा रक्षा ही का कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहा ही कार्य करेगा, भले ही इन कार्यों को करने में रुचि हो या न हो। इस तरह की व्याख्या विश्व में किसी भी समाज में नहीं दिखाई देती है। ऐसे मतलब जो भी है कि जैसे कि लोहार का बेटा लोहा बेचेगा, सुनार का बेटा सुनार, और धोबी का बेटा कपड़ा धोएगा, ऐसे किसी भी विश्व में नहीं दिखाई जाती है। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि एक समय के लिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक और उचित नहीं होगा। अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक उचित नहीं होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की रुचि के हिसाब से नहीं, इसमें व्यक्ति जिस जाति का वर्ग का जन्म लेता है उसे उसी अनुसार कार्य करना होता है। जैसे श्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि व्यक्ति अगर लोहार के घर पैदा होता है तो वो लोहा का ही काम करेगा, सुनार के घर होता है सुनार का काम करेगा, धोबी के घर होगा तो कपड़ा का काम करेगा, यही कार्य करेगा, भले ही फिर वो रुचि का कार्य हो या अथवा वो किसी भी कार्य में ज़्यादा निपुण हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह सब कुछ उसके माता पिता सामाजिक स्तर पर हिसाब से बच्चों जन्म लेने से पहले अर्थात उसके गर्भ ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका पेशा क्या होगा, यानी वह भविष्य में क्या करेगा। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है। देखिए दोस्तों, ये समाज के लोग क्या कर देते हैं, पहले ही तय कर देते हैं कि वो सुनार का बेटा है तो आगे जब अगर उसका बेटा होगा तो सुनार का ही काम करेगा, अगर लोहार का बेटा होगा तो लोहा का ही काम करेगा। ऐसे ही जो भी नाई का अगर बेटा होगा तो वो बाल ही काटेगा। ऐसे वो क्या समाज के लोग पहले से ही तय करके रखते हैं। जबकि व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने का स्वतंत्र होना चाहिए। जबकि व्यक्ति को उसके रुचि मतलब उसके जिसमें मन लगे, अगर उसको अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम करना हो तो इलेक्ट्रिशियन का, पढ़ने का मन करे तो वो पढ़ सकता है, टीचर बनना होगा तो टीचर, इंजीनियर का मन करे तो क्या सुनार का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, क्या लोहार का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, जरूर बन सकता। धोबी का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकते, जरूर बन सकता है। ऐसे जो भी मतलब जिसको जिसमें रुचि हो उसके उस पर स्वतंत्र रहना चाहिए, होना चाहिए उसे। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश की सेवा करता है तो उसे एक ऐसा करने की स्वतंत्र होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी रुचि व क्षमता हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी देश का युवक वर्ग अपनी पूरी क्षमता से समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब मानिए अब आपका मन, अगर आप भले ही लोहार है और आपको लोहा में मन नहीं लग रहा है, लोहा का काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो वैसे उस काम को क्यों करेंगे हम दूसरा काम करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सेफ्टी अफसर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, कोई दूसरा काम जिसमें हम लोग का मन लगे, जिसमें हम लोग का रुचि हो वही काम उसको करना चाहिए और स्वतंत्रता भी उसे मिलनी चाहिए, आज़ादी पूरी आज़ादी से उसे करना चाहिए। इसी बारे में भीमराव अंबेडकर बोले हैं। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जी की प्रस्तुत पाठ में जाति प्रथा के दोष बताए हुए हैं कि जाति प्रथा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को पहले से ही निर्धारित तो करती है, साथ ही साथ यह मनुष्य को जीवन भर के लिए उसी पेशे के साथ बंधे रहने को मजबूर करती है। देखिए दोस्तों, जैसे भीमराव अंबेडकर के कहना है कि जैसे जाति प्रथा जो है, जाति के हिसाब से अगर बांट दी जाए, अगर उसे जाति के हिसाब से बांट दिया जाए तो जैसे कि क्या होगा कि लोहार का बेटा, अब लोहा का मन नहीं लग रहा है तो उसे लोहा का ज़बरदस्ती मजबूरी में कराया जाएगा तो उसका मन भी नहीं लगेगा, उसे अच्छा भी नहीं लगेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। फिर भले ही व्यक्ति की उस कार्य को करने में रुचि हो या नहीं, यहाँ तक कि उसे कार्य के उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाए, तभी वह अपना कार्य बदल कर कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। जैसे ये खराब भी है दोस्तों, अगर मानिए बोले नहीं कि अगर लोहार का बेटा लोहा करे, धोबी का बेटा धोबी का काम करे, अगर उसमें उसका रुचि नहीं है तो फिर उसे नौबत आ जाएगा खाने पानी पर भी, खाने के लिए, पीने के लिए भी, उसके घर परिवार के देखभाल के लिए भी उसे नौबत आ जाएगा, उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। वह अपना कार्य बदल नहीं सकता। जबकि आधुनिक समय में
कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण अपना और अपने परिवार का सुख सुविधाओं के लिए इंसान को अपना देह, अपना पेशा या कार्य क्षेत्र बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना कार्य क्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अगर वो अपना कार्य नहीं बदलेगा तो दोस्तों उसको ज़रूर ऐसी नौबत आ जाएगी जो वो अपने लाइफ में सोच भी नहीं सकता है। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा की किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य क्षेत्र चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह किसी दूसरे कार्य को करने में आधुनिक, निपुण और प्रागत क्यों ना हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्य क्षेत्र को बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी व भूखमरी बढ़ाने का अहम भूमिका निभाती है। देखिए दोस्तों, इसी पे क्या भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं कि अगर हम लोग वो भी दलित परिवार से थे तो उनको भी अंग्रेज क्या पढ़ने नहीं देते थे, पर उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना पढ़ाई किया और संविधान को रचा। तो उसी पे आप आज लिखे हैं कि अगर छोटे जो जात के हुए वो अपना बड़े काम नहीं कर सकते, जरूर करेंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। बेरोजगारी व भुखमरी बढ़ने का अहम भूमिका निभाएंगे। फिर बहुत ही हमेशा लोगों में क्या हो जाएगा, बेरोजगारी की कमी हो जाएगी और भुखमरी, लोग बहुत ही आशंका में पड़ जाएंगे। बहुत ही नौबत उनको परिस्थितियाँ बहुत खराब देखने को मिलेगी। इसी पे भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, वो कोई भी काम कर सकता है। आगे देखते हैं, यदि देखा जाए तो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा में कई दोष हैं। अगर श्रम विभाजन के हिसाब से देखा जाए तो क्या जाति प्रथा में भी कई दोष है, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होती। क्योंकि जाति प्रथा में क्या होती है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं, मनुष्य जो अगर चाहे उस पर निर्भर नहीं है। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं व व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान और महत्व नहीं होता। इसमें व्यक्ति की रुचि जिसमें मन लगे और उसका स्थान हो, उसमें कोई उसका महत्व नहीं होता। हर जाति के वर्ग को लोगों को उनके लिए पहले से ही निर्धारित करना पड़ता है। कई लोगों को अपने क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह कार्य उसके लिए पहले से ही निश्चित होता है और अन्य कार्य या व्यवसाय चुनने की उसे कोई अनुमति नहीं देती। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर लोहार का बेटा है तो उसके जब वो गर्भ में ही था तभी उसके सोच लिया गया था कि उसका बेटा होगा तो उसको क्या लोहा का ही काम करना पड़ेगा और दूसरा अनुमति नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी इच्छा में विपरीत किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य को पूरी लगन से करता है, निष्ठा और मेहनत से नहीं कर पाता और केवल कार्य को निपटाने की कोशिश करता है। अगर उसके मानिए मन नहीं हो, इच्छा नहीं हो, तो वो अपने काम को कैसे कर पाएगा। मानिए लोहार का काम कर रहा है, किसी को लोहा का काम करने को दे दिया और उसकी रुचि ही ना हो तो जैसे तैसे अपना काम करेगा, अच्छा से भी नहीं कर पाएगा, मन भी उसका नहीं लगेगा। और यह भी सत्य है कि जब व्यक्ति को किसी कार्य को पूरे मन से अथवा लगन से नहीं करेगा तो उस कार्य को पूरी कुशलता का निपुणता से कैसे कर सकता है। अतः इस बात से यह प्रमाणित होता है कि व्यक्ति की आर्थिक असुविधाओं के लिए जाति प्रथा हानिकारक है। जाति प्रथा क्या हानिकारक है, क्योंकि अगर व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है उसमें। देखिए दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है ना, जापान जहाँ पे लगभग एवरेज एज क्या होता है, 90 होता है। 90 एवरेज एज होता है, जो इंडिया का क्या है 65 है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वहाँ के जापान के लोग बूढ़े हो जाते हैं 90 साल, 80-90 साल, तब भी वो क्या अपना काम करते हैं। क्योंकि देखिए वो अपना एक होता है इकिगाई, इकिगाई अगर आप किसी भी अपना खोज लीजिएगा अपना इकिगाई, तो मानिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका लाइफ स्टाइल जो भी है 20 एज प्लस आपका क्या ईयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिसमें हम लोग का मन लगता है अगर उस काम को हम लोग करेंगे ना तो हमें थकान नहीं होगा, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें मालूम है कि हमें किस कार्य को करना है, हम किस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए हमें अनुमति भी मिलना चाहिए कि हमें जिस कार्य को हमको करना होगा उस कार्य को हम किसी भी कार्य को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये अनुमति अब मिल चुकी है और हमें करना भी चाहिए अपने मन से। जो मन करे हमारा काम, जो अच्छा लगे, जिसमें हमारा रुचि हो, उस कार्य को हमें करना चाहिए।
मेरी कल्पना के आधार का आदर्श समाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि उनकी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्र, समानता और भाईचारे पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्र हो, जो समानता हो, समान अपने अपने नीच जाति उच्च जाति सब समान में हो और भाईचारे में हो। पर आधारित हो और किसी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता या चलीलापन होना ही चाहिए। यदि समय के साथ समाज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं। यदि लोगों की भलाई के लिए कोई फैसला या नियम बनाया जाए तो उन्हें उन फैसलाओं का नियम का लाभ उच्च निम्न से वर्ग तक के सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से मिल सके, जिससे कि समाज के सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर मिले। समाज में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस समाज में लोग एक दूसरे को हितों का ध्यान रखते हैं या एक दूसरे की भलाई करते हैं, वह समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। देखिए दोस्तों, जिस समाज में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा हो, माने एक दूसरे सब स्वतंत्र हो, सब एक दूसरे से समानता हो, मतलब भेदभाव ना हो, और एक दूसरे से भाईचारों के भाई जैसे भाई होते हैं ना, वैसे सब हो, तो वो समाज क्या करेगा? उन्नति करेगा, बढ़ोतरी करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा ही होता है। जैसे देखिए, दूध में हम लोग पानी डालते हैं तो क्या वो दूध जैसा ही हो जाता है, और फिर उसे दूध से अलग करना संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है दूध से पानी को, अब फिर उसे दूध में से पानी को हटाना संभव है, संभव नहीं होता है, मतलब असंभव है। ठीक उसी तरह समाज का भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में भाईचारा होता है और कोई भेदभाव नहीं होता, सही अर्थों का वही लोकतंत्र कहलाता है, मतलब वही उन्नति करता है। देखते हैं कितना है दोस्तों, बहुत अभी है। इधर है लेखक लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि लोकतंत्र को ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें तथा उनके प्रति श्रद्धा भाव रखे, जहां हर किसी को अपना व्याख्या का कार्य चुनने की आज़ादी हो, वही लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो समाज एक दूसरे को स्वतंत्र रखे, एक दूसरे को अपने सम्मान इज्जत दे और उसका आदर करे, और वो अपने भाईचारों को भाई की तरफ माने, वही क्या है? लोकतंत्र होता है। लेखक प्रश्न पूछते हैं कि जब हमें कोई भी आने जाने अपने जीवन की सुरक्षा करने अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्र मिल सकती है, तो फिर हमें अपने मनपसंद या रुचि अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती? देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर हमें कोई कार्य के औजार, मतलब औजार जो सामान होता है, जैसे कोई भी सामान जो डॉक्टर के जो भी मतलब सामान होता है ना ऑपरेशन करने के लिए, या फिर लोहार के या सुनार के जो भी हथौड़ी, सोना बनाने वाला सब जो भी पीटने वाला औजार अगर मिल सकती है, तो हमारे मनपसंद की रुचि क्यों नहीं मिल सकती? कुछ जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को मान लेंगे, लेकिन अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्र देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। वो क्या शारीरिक सुरक्षा का संपत्ति अधिकार मान लेंगे, पर वो व्यवसाय मतलब स्वतंत्र रूप से क्या वो अपना दूसरा कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसका सीधा साधा मतलब हुआ कि लोगों को साथ अर्थात गुलामी में जकड़ कर रखना। आगे देखते हैं, दास्ता अर्थात गुलामी केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जाता, जब कुछ लोग एक दूसरे के निर्धारित व्यवसाय और कर्तव्यों का पालन करने के लिए
विश्ववश होना पड़ता है, तो यह भी एक तरह की गुलामी है। अगर कोई ज़बरदस्ती काम करा रहा है तो वो भी क्या है, गुलामी है। यह भी एक तरह की गुलामी है। और जाति प्रथा के लोगों को अक्सर अपनी इच्छा के विपरीत दूसरों लोगों द्वारा बनाए हुए कानूनों का मानना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज में प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर व्यक्ति अपना व्यवसाय या कार्य क्षेत्र नहीं बदल सकता। अपना मतलब जो लोहार होगा वो अपना लोहा का काम नहीं बदल सकता। एक व्यक्ति को अपने जन्म से पूर्व निर्धारित कार्यों की इच्छा के विरुद्ध जीवन भर करना पड़ता है। मतलब वो निर्धारित कर लिया होता है और उसके जीवन भर करना पड़ता है, चाहे वह और उसके परिवार के लिए अनुकूल हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि इसी तरह समाज में समानता और अधिकार भी होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए भी कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका तर्क कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 बातों का सम्मान नहीं होते। 1 नंबर, शारीरिक वंश परंपरा अर्थात शारीरिक रंग, रूप, आकृतिक और जन्म के आधार पर, यानी कि व्यक्ति के धर्म, जाति के जन्म लेना, इन पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। जैसे कोई काला गोरा है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ये सब क्या है, भेदभाव होता है, कोई नहीं मानता। सामाजिक उत्तराधिकारी, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को उनके माता पिता से किसी धन संपत्ति मिलेगी या अन्य चीजें मिलेगी, ये किसी का हाथ में नहीं है। मनुष्य के अपने प्रत्ययन मनुष्य की अपनी कुशलता के आधार पर अलग अलग कसौटी पर प्रयत्न करता है। अलग अलग कसौटी पे क्या, जैसे जो जिस जाति का उस कसौटी पर प्रयत्न करता है, मतलब उस जाति पर उसको कार्य मिलता है। दोस्तों, ये आपका श्रम विभाजन का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन था, हमने कर बता दिया। और यही मानिए तो इसका सारांश भी है। सारांश बहुत इजी है दोस्तों, इसमें जाति के आधार पर बांटा गया है, बस वो उसी के बारे में बताया गया है। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसका हम PDF नोट्स है जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिसके आपके दोस्त लोग भी बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस ला सकें। 450 का टारगेट बनाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।